नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो अभी हमने सुपर टेट 2026 की तैयारी करवाना आपकी स्टार्ट कर दी है। जो 2019 का पेपर है उससे पहले हम आपको समझा रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार उन्हें सोल्व करना है और उनसे संबंधित जो भी पॉइंट निकल कर आते हैं, जो भी प्रश्न निकल कर आते हैं, एक एक प्रश्न आपको समझा रहे हैं। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है देख लीजिएगा। आज क्या लेकर आया हूं, तो आज भी सुपर टेट जो 2019 का पेपर है वही लेकर आया हूं। इसमें आपके जीवन कौशल से संबंधित जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं इनके बारे में बताऊंगा और ऐसे इन 10 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा कि लगभग 50 से 100 प्रश्न, ये मैं कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा ज्यादा 150 से 200 प्रश्न भी आपके हो सकते हैं ना। इतने प्रश्न आपके बन जाएंगे। इस हिसाब से मैं समझाऊंगा, एक एक प्रश्न को, चारों विकल्पों को समझाऊंगा, तो स्किप नहीं करना है। यानी कि इससे संबंधित यदि आप कहना चाहे तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि जो प्रश्न पूछा गया है और जो 4 विकल्प पूछे गए हैं उससे संबंधित प्रश्न यदि आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी। इस प्रकार से मैं हर एक प्रश्न को आपको डिटेल में समझाऊंगा, है ना। तो जीवन कौशल के यहाँ पर 10 प्रश्न मिलेंगे, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारा उद्देश्य यह होता है कि कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न दे और कम समय में ही आपको सारी चीजें समझा दे, है ना। ये हमारा एक मोटिव होता है वीडियो बनाने का। तो सुपर टेट 2026 की तैयारी हमने कर दी है स्टार्ट। तो यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। तो शुरुआत करते, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे और पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सबसे जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बताई नहीं, पीडीएफ की, है ना। इसके पहले वाली पीडीएफ की शायद मैं अपलोड करना भूल गया हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलो कोई बात नहीं, दोनों एक साथ कर दूंगा। उसमें आपको जो मैं बताऊंगा, जो उदाहरण दूंगा या फिर जो व्याख्या आपको दूंगा वो वहां पर ऐड होकर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ प्रश्न आपको मिलेंगे और मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा भी, है ना। तो फ्री पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ऑनलाइन स्टडी विद डीके में जुड़ जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि इस प्रकार से आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो डायरेक्टली भी आप यदि टेलीग्राम पर ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो वहां पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे और हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध होती रहती है और ये पीडीएफ भी मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था। अब 131 नंबर इसलिए है क्योंकि जो प्रश्न पत्र है उसमें से 131 नंबर से ही पूछा गया था, क्योंकि ये एक वीडियो हम जब पूरे सब्जेक्ट हो जाएंगे तो एक वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे पूरा बना के, है ना। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था जीवन कौशल का, कि जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर देखिए जीवन कौशल के बारे में ही पहला प्रश्न पूछा गया है, तो आपको जीवन कौशल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक नया टॉपिक जोड़ दिया गया है, नया विषय जोड़ दिया गया है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो हम यहाँ पर सरल भाषा में आपको समझाएंगे, एक सरल वे में जाएंगे ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले जीवन कौशल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में भैया? लाइफ स्किल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ स्किल्स कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम जीवन कौशल को सरल भाषा में समझे कि भाई जीवन कौशल क्या होता है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है जिंदगी जीने की कला। क्या होता है सरल भाषा में कहे तो? जिंदगी जीने की कला, या फिर और कहें तो लाइफ को मैनेज करने का हुनर। क्या बोलते हैं इसको? लाइफ को मैनेज करने का हुनर। किसे कहा जाता है ये भैया? जीवन कौशल को। यदि आपके सामने कोई चुनौती आ गई, कोई समस्या आ गई, तो उससे आप कैसे निपटेंगे? शांति से, समझदारी से। इसे ही क्या कहा जाता है? जीवन कौशल कहा जाता है। किताबी ज्ञान को नहीं कहा जाता है ना, सरल शब्दों में कहे तो। और यदि आपको इसको समझना है लाइफ स्किल्स को, तो ये किताबी ज्ञान या स्कूल का विषय नहीं होता है, बल्कि वे व्यवहारिक आदतों और समझ है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी को बिना तनाव के और समझदारी से जीने में मदद करती। बिना तनाव के आपको जीना है, उसे क्या कहा जाता है? जीवन कौशल कहा जाता है। यहां पर मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा अभी, पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण। सिर्फ मौखिक रूप से बताऊंगा क्योंकि लिखूंगा तो ज्यादा समय आपका खराब होगा। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि भाई पहला उदाहरण जीवन कौशल है या फिर दूसरा उदाहरण जीवन कौशल है। ये आपको जरूर बताना है ना। वीडियो को पुश कर लीजिएगा, पहले उदाहरण सुन लीजिए। पहला उदाहरण है कि आपको पता है कि गाड़ी कैसे चलती है या फिर ट्रैफिक का नियम क्या है। क्या ये जीवन कौशल है? या फिर मैं दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, ये जीवन कौशल है कि जब अचानक सामने से कोई गलत साइड से गाड़ी लेकर आ जाए तब गुस्सा करने के बजाय शांति से अपनी गाड़ी बचाना और एक्सीडेंट से बचना। क्या ये जीवन कौशल है? क्या है? फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बताइए, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको सरल भाषा में जीवन कौशल क्या है। आपने बता दिया होगा क्या है भैया, पहला उदाहरण है या फिर दूसरा। मैं यहाँ आपको बताऊं कि जो पहला उदाहरण मैंने आपको बताया है इसे कहते हैं सरल भाषा में किताबी ज्ञान।
क्या कहते हैं इसको, किताबी ज्ञान। ये आपको किताबों से मिल जाता है। क्या मिल जाता है कि आपको पता है कि गाड़ी कैसे चलती है, कैसे चलाना है, कैसे वो चलती है, या फिर ट्रैफिक के नियम क्या है, ये आप किताबी ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अचानक से रोंग साइड आ गया तो वहां पर आपको समझदारी दिखाना है कि हमें यहां से कैसे निकलना है, एक्सीडेंट से कैसे बचना है। इसे कहते हैं जीवन कौशल। क्या कहते हैं इसे, जीवन कौशल कहा जाता है। ठीक, ये दो उदाहरण के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया, सरल भाषा में भी मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं जीवन कौशल। अब आ जाते हैं भाई जो आपकी किताबों में लिखा है, क्या लिखा है उसमें, और यहां पर बीच में आ जाते हैं WHO। क्या आ जाते हैं भैया, WHO है ना, इनका बोलबाला है जीवन कौशल में, है ना। WHO क्या कहते हैं भैया, इन्हें क्या कहा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या कहा जाता है इनको, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का पूरा नाम हिंदी में, है ना। अब इनका क्या काम भैया, इसमें जीवन कौशल में क्या काम है कि इनके द्वारा जो जीवन कौशल है उनके कुछ प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। कितने बताए हैं, 10 बताए हैं। WHO द्वारा निर्धारित 10 मुख्य जीवन कौशल बताए हैं। अब इन 10 कौशलों में से किसी प्रकार के कौशल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सीधा सीधा पूछा जाए कि भाई WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके जो जीवन कौशल है इनमें से कौन सा नहीं है, 4 विकल्प दे देंगे, एक विकल्प जो नहीं है उसके बारे में, है ना। तो 10 कौशल के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से हैं एक एक करके मौखिक रूप से बताऊंगा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि यदि इसकी PDF आपको लेंगे, आप इसकी PDF लेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, तो जो मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूं ये सारे आपको वहां पर लिखित रूप में मिल जाएंगे, वहां पर पढ़ लीजिएगा एक बार और, तो आपको सारी चीजें आराम से याद हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर हम WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो 10 मुख्य जीवन कौशल बताए गए हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं ये मिटा दूं कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मौखिक रूप से बताऊंगा। तो पहले नंबर पर आता है आपका आत्म जागरूकता। क्या बताया इनके द्वारा भैया, आत्म जागरूकता मतलब अपनी ताकत, कमजोरी और भावनाओं को समझना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आराम आराम से आपको समझा रहा हूं ताकि आप आराम से समझ सके, क्योंकि मेरी लैंग्वेज ऐसी नहीं, मैं ऐसा मेरी लैंग्वेज जाती कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर बहुत धीरे बोला करो, आप बहुत कम समय में ज्यादा प्रश्न कर देते हो, वो मेरी आदत बन गई। लेकिन यहाँ पर ये नया विषय है तो धीरे धीरे आसानी से मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा, है ना। तो पहले नंबर पर आता है आत्म जागरूकता, यानी कि अपनी ताकत, कमजोरी और भावनाओं को समझना। दूसरे नंबर पर आता है आपका सहानुभूति। क्या आता है, सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं और स्थिति को उनके नजरिए से समझना। तीसरे नंबर पर आता है आलोचनात्मक सोच, यानी कि किसी भी जानकारी या स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करना। चौथे नंबर पर आता है रचनात्मक सोच, समस्याओं के नए और अनोखे समाधान ढूंढना। पांचवें नंबर पर आता है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, है ना, जीवन में सही और सटीक फैसले लेना। छठा नंबर इनके द्वारा बताया गया है समस्या समाधान, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता खोजना। सातवें नंबर पर है प्रभावी संचार, अपनी बात को स्पष्ट और सकारात्मक रूप से दूसरों तक पहुंचाना। आठवां नंबर है इनका पारंपरिक संबंध, यानी कि लोगों के साथ मजबूत और अच्छे संबंध बनाए रखना। 9वें नंबर पर आता है तनाव से मुकाबला, यानी कि मानसिक तनाव और दबाव को नियंत्रित करना। और 10वें नंबर पर आता है भावनाओं पर नियंत्रण, यानी कि गुस्सा, दुख और डर जैसी जो भावनाएं हैं इनको संभालना। तो ये 10 पॉइंट जो मैंने बताए हैं या फिर जो 10 जीवन कौशल बताए हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताए गए हैं। एक थोड़ा सा मैं एक बार रिवीजन आपको करके बताऊंगा, सिर्फ जो पॉइंट है उनके बारे में। पहले नंबर पर आता है आत्म जागरूकता, दूसरे पे सहानुभूति, तीसरे पे आलोचनात्मक सोच, चौथे पे रचनात्मक सोच, पांचवे पर निर्णय लेना, छठे पे समस्या समाधान, सातवें पर प्रभावी संचार, आठवें पे पारंपरिक संबंध, 9वें पे तनाव से मुकाबला और 10वें पे भावनाओं पर नियंत्रण, है ना। ये जो 10 मुख्य कौशल है किसके द्वारा बताए गए हैं, WHO द्वारा बताए गए हैं। तो जीवन कौशल मैंने यहाँ पर सारा आपको समझा दिया। ठीक, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये देख लेते भैया। आंसर तो मैंने बताया नहीं आपको। क्षमताएं विकसित करना, ये क्या, ये होगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, या फिर अच्छा शिक्षक बनना क्या होगा, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, किस प्रकार की चुनौती, किस प्रकार की मांगे हैं उसी हिसाब से आपको क्या करना है, उसका विकास करना, उस योग्यता का विकास करना। ठीक, तो दूसरा जो विकल्प होगा ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सभी ने पढ़ी होगी, जिनने यूपीटीएट क्रैक कर लिया, कि यूपीटीएट पास हो चुके हैं उन सभी को इसके बारे में पता होगा कि भाई अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, फ्रायड, हल, मैकडूगल या फिर मॉर्गन। फटाफट इसका आंसर बताइए।
अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है इसके बारे में पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा आपका? मैकडूगल। किसके द्वारा भैया अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया गया है? मैकडूगल के द्वारा। कितनी मूल प्रवृत्ति बताई गई है? 14 मूल प्रवृत्ति। कितनी? 14 मूल प्रवृत्ति बताई गई है और इन्हीं के द्वारा कितने संवेग बताए गए हैं? 14 ही संवेग बताए गए हैं। शुरू से शुरुआत करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। विलियम मैकडूगल की हम बात करें तो एक सन आपको बताऊंगा, एक पुस्तक बताऊंगा, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैकडूगल के बारे में हम बात करें तो 1908 में चलते हैं। 1908 में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इस पुस्तक के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो आपको पता होना चाहिए विलियम मैकडूगल के विलियम मैकडूगल द्वारा लिखी गई। अब क्यों बता रहा हूं भाई इस पुस्तक के बारे में? क्योंकि इसी पुस्तक में जिक्र किसका है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का जिक्र है। और किसके द्वारा? मैकडूगल के द्वारा, है ना। और यहाँ पर कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई? 14 है ना। क्या है भैया मूल प्रवृत्ति? तो 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये किस प्रकार की होती हैं? जन्मजात होती हैं। और ये जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं इन्हीं के साथ जुड़ा होता है संवेग। क्या जुड़ा होता है? इन्हीं के साथ, यानी कि आपकी जो प्रकृति होती, मूल प्रवृत्ति होती है, उसी के साथ संवेग भी जुड़ा होता है। तो 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और 14 ही संवेग होते हैं। किसके माध्यम से बताया गया? किसके द्वारा बताया गया? तब मैकडूगल के द्वारा बताया गया। कब बताया गया? सारी जानकारी मैं यहाँ पर सन और पुस्तक के बारे में बता चुका हूँ, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर 3 विकल्प की हम बात करें तो फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा भैया? मनोविश्लेषणात्मक, या फिर कह सकते हैं कि मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? फ्रायड। या फिर मनोविश्लेषणात्मक के जनक किसे माना जाता है? तो ये फ्रायड को माना जाता है। अब इनके द्वारा भी मूल प्रवृत्तियां बताई गई। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई, तो आपको सभी को पता होना चाहिए 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की भैया? 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है। पहली है आपकी इरोस। क्या नाम है पहले का भैया? इरोस। और दूसरे नंबर पे है आपकी थेनाटोस। क्या है? थेनाटोस। यदि हिंदी में हम बात करें तो इरोस को कहा जाता है जीवन मूल प्रवृत्ति और थेनाटोस को कहा जाता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। सीधा सीधा पूछा जाता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति या फिर मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये 2 जो जन्मजात प्रवृत्तियां बताई गई किसके द्वारा बताई गई है? तो ये आपके फ्रायड द्वारा बताई गई। या फिर इरोस और थेनाटोस मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा बताई गई है? तो फ्रायड द्वारा बताई गई है। इस प्रकार से 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए थेनाटोस लिखा हुआ है ना, ये फ्रायड द्वारा बताई गई। यदि हम हल की बात करें तो इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो इनके द्वारा भैया अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत कह लीजिए, या फिर चालक न्यूनता का सिद्धांत, है ना। चालक न्यूनता का सिद्धांत कह लीजिए या फिर अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत कह लीजिए। किसके द्वारा दिया गया था? क्लार्क एल हल के द्वारा दिया गया था। मार्गन की हम बात करें, देखिए मार्गन और मरे, मार्गन और मरे इनके द्वारा क्या किया गया था भैया? इनके द्वारा कौन सा परीक्षण दिया गया था? इनके द्वारा परीक्षण दिया गया था टीएटी। कौन सा परीक्षण? टीएटी, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? आपका मार्गन और मरे के द्वारा दिया गया था। सीधा सीधा पूछा जाता है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी पॉपुलर है आपका टीएटी परीक्षण। इसके बारे में काफी पूछा जाता है और आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो इन चारों के बारे में बता दिया हूं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैकडूगल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। मैंने तीसरे प्रश्न पर, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता? सहानुभूति, सरल सा प्रश्न। सहानुभूति आप करते हैं तो दूसरों की परेशानी को समझते हैं क्या? इसमें दूसरों को पसंद करते हैं, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, या फिर हमेशा भ्रम में रखते हैं? आप किसी पर सहानुभूति दिखाते हैं, यानी कि दूसरों की परेशानी को समझना, है ना। सीधा सा सिंपल सा प्रश्न था, ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं थी। क्या होगा इसका सही आंसर? खुद को दूसरे की जगह रखकर उनकी भावनाओं और कठिनाइयों को समझना। जैसे कि किसी दुखी मित्र है, कोई अपना मित्र है वो दुखी है ना, उसको देखकर अपनी पीड़ा, उसकी जो पीड़ा है वो महसूस करना, है ना। दुखी मित्र को देखकर उसकी पीड़ा महसूस करना, इसे क्या कहा जाता है? सहानुभूति कहा जाता है, यानी कि दूसरों की परेशानियों को समझना या फिर समझता है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? ये पुरस्कार ही किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभिप्रेरणा कितनी प्रकार की होती है भैया? 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली होती है आपकी बाह्य अभिप्रेरणा। कौन सी होती है? बाह्य अभिप्रेरणा। और दूसरी होती है आंतरिक अभिप्रेरणा।
कैसी, एक बाह्य अभिप्रेरणा और एक आंतरिक अभिप्रेरणा। अब बाह्य अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? जब आप कोई काम करते हैं और उसके लिए कोई इनाम आपको मिलता है या तारीफ मिलती है, पैसे मिलते हैं, है ना, या फिर नंबर पाने के लिए कोई आप काम कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। और आंतरिक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं भैया? जैसे कि हम सरल शब्दों में कहें, बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि लालच या फिर डर से यदि आप काम कर रहे हैं तो उसे कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। और आंतरिक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? कि जब आप कोई काम अपने खुद की मर्जी से करते हैं, संतुष्टि के लिए करते हैं, शौक के लिए करते हैं, तो उसे कहा जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा। यदि सरल शब्दों में कहें, मन से काम करना, है ना, उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। अब जो पुरस्कार है वो किस प्रकार की अभिप्रेरणा भैया? वो बाह्य अभिप्रेरणा, है ना, क्योंकि जो पुरस्कार हम पाने के लिए काम कर रहे हैं तो उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। अब ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? सीधा सीधा ये पूछा गया, क्या धनात्मक एवं प्रत्यक्ष है, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष है, ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष या फिर ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष है? तो ये जो पुरस्कार है इसे आप धनात्मक मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा काम कर रहा है, खुशी से करे या फिर किसी इनाम के माध्यम से करे, वो काम कर रहा है, तो इसे धनात्मक कहते हैं। और पुरस्कार क्या होता है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष होता है, तो इसे धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा आप कह सकते हैं। यदि और थोड़ा सा हम समझे धनात्मक और प्रत्यक्ष को, तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, है ना, पुरस्कार मिलने से व्यक्ति को खुशी और संतोष मिलता है, जिससे वहां उस काम को बार बार करने के लिए प्रेरित होता है। यहाँ सीखने की क्या है भैया? गति को बढ़ाता है, इसलिए क्या है? पुरस्कार धनात्मक है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, पुरस्कार किसी अच्छे कार्य के तुरंत बाद सीधे तौर पर दिखाई देने वाला एक परिणाम होता है, जैसे कि आप उसे इनाम दे सकते हैं, फिर उसे इनाम मिल सकता है, मेडल मिल सकता है, नगद राशि मिल सकती है, उसकी तारीफ हो सकती है, इसके रूप में दिया जाता है, तो जो सीधे व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इसे कहते हैं आप धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। ठीक, तो आपको पता चल गया भैया अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, क्यों होती है ना, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। शिक्षा का अधिकार, आरटी एक्ट 2009, है ना, सीधा सीधा मैंने आंसर भी बता दिया है और इसके बारे में सभी को पता है। सरल सा प्रश्न पूछा गया था ये आपका 2019 के पेपर में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी एक्ट किस वर्ष को प्रभावित हुआ था। अब यहां पर देखिए मैंने 2009 आपको बता दिया, लेकिन 2009 इसका आंसर नहीं है ना, क्योंकि प्रभावी पूछा गया है। ये कह सकते हैं भैया ये बना कब था, तो आप बता सकते हैं कि 2009 में बना था, लेकिन पारित कब हुआ था ये आपको बताना था। पारित कब हुआ ये पूछा ना यहाँ पर, प्रभावी या फिर पारित कब हुआ था, तो इसे पारित किया गया था या फिर प्रभावी रूप से जब लागू किया गया था वो किया गया था 2010 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। ये 2009 क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये दिन बना था, तो इसे कहते हैं आरटी एक्ट 2009। लेकिन लागू पूछे तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यदि पूछे भाई कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे छोड़कर आपका जो आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को ये प्रभावी रूप से लागू हो गया था। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका आरटी एक्ट 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? इसका 6 से 14 वर्ष, क्या भैया? 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी कि जरूरी शिक्षा होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के, है ना। अब संविधान की बात कर लेते हैं, संविधान में क्या स्थान है भैया? तो इसका एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कब बनाया गया था? तो इसके तहत साल 2002 में, कब? साल 2002 में 86वें संशोधन में, संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, याद रखिएगा, ये बता रहा हूं वैसे ही नहीं बता रहा हूं, याद रखना है ना। जो संविधान के तहत साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद ए में शिक्षा का अधिकार, जो नया मौलिक अधिकार है, वो जोड़ा गया था। और ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट है, ये इसी के बेस पर काम करता है, यानी कि संविधान के बेस पर, है ना। याद रखिएगा, फिर से दोहरा देता हूं, 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन, जो नया मौलिक अधिकार है, इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में। कौन सा संशोधन में? 86वें संशोधन में। कौन सा अनुच्छेद में? 21A में, है ना। ये क्यों मैं बार बार दोहरा रहा हूं? क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें और क्या जोड़ा गया था भैया, मतलब इसमें और क्या चीजें हैं आरटी एक्ट 2009 में? तो यहाँ पर जो निजी स्कूलों में भी कोटा दिया गया था, कितना परसेंट कोटा? 25% गरीबी रेखा से जो नीचे या फिर गरीब लोग हैं या फिर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको आपको सीट देना होगी, उनको पढ़ाना होगा, उनको आरक्षित रखना होगा, ये अनिवार्य, यानी कि फ्री में आपको पढ़ाना होगा। कितने प्रतिशत?
25%। इसमें सजा पर भी रोक है भैया। आरटी एक्ट 2009 में यदि पूछे कि कौन सा एक्ट है भैया जिसमें बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, शारीरिक सजा नहीं दे सकते, पीट नहीं सकते, मार नहीं सकते, मानसिक प्रताड़ना आप नहीं दे सकते, ये कानूनी अपराध माना गया है, कौन सा एक्ट है, तो वही आपका आरटी एक्ट 2009 है। और इसी में बताया गया है कि भाई जो प्रारंभिक शिक्षा होती है यानी कि कक्षा 8 तक की जो शिक्षा होती है उसमें आप पूरी होने से पहले किसी भी बच्चे को बोर्ड परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, आप इसमें फेल नहीं कर सकते। यानी कक्षा 8वीं तक किसी भी बच्चे को परीक्षा में फेल करके उसी क्लास में रोका नहीं जा सकता। नो डिटेशन पॉलिसी भी इसी में आई थी। शिक्षक छात्र अनुपात भी इसमें पूछा जाता है। प्राइमरी स्कूल की बात करें या फिर 1 से 5 तक की हम बात करें तो इसमें जो 30 बच्चे हैं, यदि क्लास में 30 बच्चे हैं 1 से 5 तक, उसमें एक शिक्षक होगा। कैसे पूछते हैं? 30:1 है ना, यानी 30 बच्चे और एक शिक्षक। 1 से 5, 6 से 8 तक की हम बात करें, 6 से 8 तक की, तो इसमें 35 बच्चों पे होते एक शिक्षक। कितने? 35 बच्चे पे एक शिक्षक होता है ना। क्या फिर कह सकते हैं इस प्रकार से लिखा होता विकल्प में 35:1, 35 बच्चे और एक शिक्षक, 6 से 8 है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और इसमें एड किया हुआ था, ट्यूशन पर रोक भी इसी में लगाई गई थी। यदि पूछे कौन सा एक्ट है जिसमें ट्यूशन पर रोक लगाई गई थी, तो सरकारी स्कूल के शिक्षक होते हैं वो प्राइवेट ट्यूशन या फिर कोचिंग नहीं पढ़ा सकते, प्रतिबंधित है, तो उनसे एक्ट के तहत आरटी एक्ट 2009 के तहत। तो कुछ पॉइंट थे इसके संबंधित, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी हम 2009 की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये अधिनियम संसद में पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ था। 2005 की बात करें तो एनसीएफ 2005 के विकल्प के बारे में बात बता रहा हूं है ना, जैसे कि 2005 लिखा हुआ है तो आपने एनसीएफ 2005 का नाम सुना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये 2005 में ही आई थी। 2001 में क्या हुआ था भैया? 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2001 में, तो ये याद रखना है। चारों विकल्पों के बारे में बता चुका हूं, राइट आंसर क्या होगा आपका? दूसरा वाला। ठीक, आगे बढ़े। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है? लाइक जरूर करना है वीडियो को, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कभी भी आपको वीडियो मिले या फिर हम वीडियो अपलोड करें तो आपको आसानी से मिल सके। नोटिफिकेशन को भी चेक कर लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यहाँ जो विचार है ये किसके द्वारा दिया गया था? जो विचार इसके बारे में पूछा गया है, अरस्तु द्वारा, ह्यूम द्वारा, अर्बन द्वारा या फिर हाफडिंग द्वारा। तो ये जो आपका विचार दिया गया था ये दिया गया था अर्बन द्वारा। किसके द्वारा? अर्बन द्वारा। इनके द्वारा जो मूल्यों को मानव इच्छाओं की संतुष्टि या फिर तुष्टि से जोड़कर परिभाषित इनके द्वारा किया गया है। अब अरस्तु ने क्या किया है भैया? तो इन्हें नीति शास्त्र का जनक माना जाता है। सीधे सीधे पूछे कि नीति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है तो वो अरस्तु को माना जाता है। इन्होंने सद्गुणों पर बल दिया था। पूछे किस पर बल दिया था? तो सद्गुणों पर बल दिया था। ह्यूम ने क्या किया था भैया? इन्होंने नैतिकता के भाववादी सिद्धांत दिए। क्या दिए? मैं यहाँ पर मौखिक रूप से आपको ज्यादातर क्यों बता रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, ताकि यदि मैं लिखूंगा तो आपका समय खराब होगा। आप सुनेंगे इत्मीनान से, आराम से इत्मीनान से सुनिए तो आप आराम से इत्मीनान से इसे याद कर सकते हैं। और पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे ही दूंगा, तो वहां पर भी आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। ह्यूम द्वारा इन्होंने नैतिकता के भाववादी सिद्धांत दिए। हाफडिंग द्वारा क्या किया? तो इन्होंने मूल्यों को साध्य और साधन के रूप में विश्लेषित किया। किसके द्वारा? साध्य और साधन के रूप में विश्लेषित किसके द्वारा किया गया? तो हाफडिंग द्वारा किया गया। यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो आपको आना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भैया इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक के बारे में पूछा गया है। आत्मगौरव है, प्रेम है, भूख है या फिर प्यास? तो सरल सा प्रश्न था। सामाजिक प्रेरक होता है आपका आत्मगौरव। क्या होता है? आत्मगौरव होता समाज में रहकर अर्जित किया जाता है और यहाँ व्यक्ति की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है आत्मगौरव। जो प्रेम होता है क्या होता है? एक स्वाभाविक संवेग है, ये सभी में होता है, ये सामाजिक नहीं होता है ना, इसको आप पूर्णतः सामाजिक से नहीं जोड़ सकते। भूख यहाँ एक जैविक या फिर प्राथमिक प्रेरक है, ना कि सामाजिक प्रेरक है। प्यास यहाँ भी एक जैविक प्रेरक है या फिर इसे भी आप प्राथमिक प्रेरक कह सकते हैं। तो ये जो तीनों है ये आपका आंसर नहीं होगा। सामाजिक प्रेरक के बारे में पूछा गया था तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? वो सरल सा प्रश्न था। यदि आप देखेंगे सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नवीनता या फिर जागरूकता। तो अलग ढंग से आप कार्य कर रहे हैं, है ना, नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सृजनात्मकता। जब आप किसी काम को पुराने या घिसे पिटे तरीके के बजाय बिल्कुल अलग और नए तरीके से करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एक सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं।
क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं सृजनात्मकता, है ना, क्रिएटिविटी। हम कुछ नया सोचते हैं या फिर मस्तिष्क से या फिर नया विकास करते हैं या फिर आविष्कार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सृजनात्मकता कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग आपसे पूछा गया था मायर, पार्सन्स, हॉक या फिर ब्रेवर। तो व्यवसायिक निर्देशन का जो प्रयोग पूछे कि सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो ये पार्सन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पार्सन्स के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम, और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? व्यवसायिक निर्देशन का जनक भी कहा जाता है। किसे? पार्सन्स। तो दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक, अगला और लास्ट प्रश्न, जैसे कि टोटल 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं आपके जीवन कौशल के, है ना। तो 10 प्रश्न आपके सामने 140, 131 से 140, है ना। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया गया था? सफाई एवं सच्चाई को, श्रम को, समानता एवं सहयोग को, या फिर उपरोक्त सभी को। सरल सा प्रश्न है, एनसीईआरटी के द्वारा पूछा गया है। तो सफाई एवं सच्चाई को, श्रम को, समानता एवं सहयोग को, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी ने अपनी कार्य योजना में सफाई, सच्चाई, श्रम, समानता और सहयोग को महत्वपूर्ण शैक्षिक मूल्य माना है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो आई होप ये 10 प्रश्न थे और यहीं पर हम वीडियो समाप्त करेंगे, क्योंकि 10 प्रश्न ये आपसे पूछे जाते हैं जीवन कौशल के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।